हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। माय नेम इज दीपिका और इस चैनल पर मैं आप सबके लिए लेके आती हूँ सभी कंट्रीज के वीजा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, जेन्युइन टिप्स और वीजा प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टूरिस्ट वीजा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसके अलावा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर फॉलो करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो अब बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और हम बात करते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज की, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इनमें 4 कैटेगरी है। नंबर 1 है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि कोई पर्सन खुद का अगर बिजनेस कर रहा है, फिर चाहे वो उसकी डेयरी फार्म है, मिल है, कंपनी है, ऑनलाइन बिजनेस है या शॉप है, किसी भी तरह का अगर पर्सन खुद का कोई बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आता है। नंबर 2 कैटेगरी है स्टूडेंट। नंबर 3 है जॉब एम्प्लॉयड, यदि कोई पर्सन प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है। और लास्ट है फार्मर, यदि कोई पर्सन फार्मिंग करता है तो वो फार्मर कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये 4 कैटेगरी है और हर चारों कैटेगरीज में ही डिफरेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 कैटेगरी स्टूडेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी की 2 कैटेगरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर इसी वीडियो में चारों का डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बिना देरी किए अब नंबर 1 जो कैटेगरी है स्टूडेंट, वो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको फंड्स का रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी कि फंड्स रिक्वायरमेंट कितनी होती है किस कंट्री के लिए। तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कंट्री के लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर और आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे के ऊपर। इसको हम 2 एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आप एक तरफ कनाडा के लिए जा रहे हैं और 1 मंथ के लिए जा रहे हैं, 2 मंथ के लिए जा रहे हैं या 3 मंथ के लिए जा रहे हैं, तो तीनों ही केसेस में जो फंड्स रिक्वायरमेंट है, फंड शो करने हैं, वो डिफरेंट होंगे। क्योंकि जो 1 मंथ के लिविंग एक्सपेंसेस है वो डिफरेंट हो गया, अगर आपने 2 मंथ स्टे करना है तो जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो डिफरेंट होंगे। और इसी तरह अगर आपने 2 मंथ से ज़्यादा वहाँ रुकना है तो जो लिविंग एक्सपेंसेस है उस कंट्री के वो ज़्यादा होंगे। तो इस तरह आपको जो फंड्स शो करने हैं या फंड्स रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी तीनों ही केसेस में। अब हम इसको एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। एक तरफ आपने जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, और दूसरी तरफ आपने जो वीज़ा है अप्लाई करना है थाईलैंड का, जहाँ की लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम है, वहाँ का जो एक्सपेंसेस है, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ही कम है। तो इस केस में अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, तो वहाँ के लिए फंड शो आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू थाईलैंड। और थाईलैंड के लिए आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस है वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, तो आपको कनाडा से कम फंड शो करने पड़ेंगे थाईलैंड के लिए। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपको यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, इनका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये भी यहाँ की जो लिविंग एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल होटल हो गया, ट्रेवल हो गया, फूड हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है। तो आपको यहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग और आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे के अकॉर्डिंग आपको फंड शो करने पड़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की खुद की कोई पर्सनल इनकम है या नहीं। तो इसको हम 2 एग्जांपल लेके समझते हैं। नंबर 1 कि जो स्टूडेंट है उसने पहले बैचलर की हुई है और उसके बाद 2 साल, 3 साल या 4 साल किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करी है, और उसके बाद करंट में स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री कर रहा है, तो कहलाएगा तो वो स्टूडेंट ही। बट इस केस में स्टूडेंट को किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट खुद के ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है टूरिस्ट वीज़ा के साथ अटैच कर सकता है। इसमें स्टूडेंट की लास्ट 3 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है, और इसके साथ ही जो भी ITR उसने अपने वर्क के ड्यूरेशन में फाइल की है, चाहे वो 2 इयर्स की है या 3 इयर्स की है, तो वो भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा सकता है। इसके अलावा जो उसने जॉब की है
तो वो जॉब के पेपर्स भी अटैच कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने अभी अभी करंट में 10th पास आउट है या फिर 12th पास आउट है और उसके पास खुद की कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। तो इस स्टूडेंट को उसके जो फैमिली मेंबर है उसमें से कोई ना कोई स्पॉन्सर करेगा। तो स्पॉन्सरशिप के लिए कोई भी हो सकता है, चाहे उसके फादर है, मदर है, ब्रदर है या सिस्टर है। तो जो भी पर्सन को, जो भी स्टूडेंट को स्पॉन्सर करेगा, जो उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको लगाने होते हैं। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, अगर वो फार्मर है तो फार्मिंग के अकॉर्डिंग, और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। और इसके अलावा अगर वो ITR उनके पास नहीं है तो वो J फॉर्म या फिर फॉर्म 16 लगा सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट को कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साइड से NOC पेपर भी देना होता है। वो इसलिए देना होता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आपके इस ट्रिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप जो भी ड्यूरेशन के लिए घूमने जा रहे हैं, चाहे वो 15 दिन है, 1 मंथ है या 2 मंथ है, आपकी जो स्टडीज है वो इस ड्यूरेशन में डिस्टर्ब नहीं होएंगी और कॉलेज को भी आपकी ट्रिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टूडेंट अगर आप हैं तो टूरिस्ट वीजा के लिए आप लगा सकते हैं। नंबर 2 कैटेगरी में बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। तो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अगर कोई पर्सन खुद का बिजनेस कर रहा है, फिर चाहे वो शॉप है, ऑनलाइन बिजनेस है, मिल है, डेयरी फार्म है, किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस अगर पर्सन कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसके लिए पर्सन को कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर लगाने होते हैं, इसके साथ ही कंपनी की लास्ट 3 ईयर की ITR लगानी होती है और कंपनी के लास्ट 3 to 6 मंथ्स की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगानी होती है, जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। कुछ कंट्रीज 3 मंथ्स की स्टेटमेंट की डिमांड करते हैं, बट कुछ कंट्रीज 6 मंथ की स्टेटमेंट की डिमांड भी करते हैं। इसके साथ ही आपको आपके पर्सनल जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसकी भी लास्ट 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है। इसके साथ ही आपको आपकी पर्सनल लास्ट 3 ईयर्स की ITR भी लगानी होती है, यानी कि मेरी जो इनकम टैक्स रिटर्न मैंने फाइल करी है वो ये पेपर है उसके, जिसमें आपने शो किया है कि इंडियन गवर्नमेंट को कि मेरी ये इनकम है, और अगर आपने कोई टैक्स पे किया है और कितना टैक्स पे किया है उसका कोई पेपर है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप CA वैल्यूएशन रिपोर्ट भी साथ में अटैच कर सकते हैं। CA वैल्यूएशन रिपोर्ट से आपके बिजनेस और एसेट्स की क्या वर्थ है उसका पता चलता है, तो अगर वो भी आप साथ में लगाते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और इसके साथ ही अगर आपके पास कोई FD का पेपर है, आपने कोई FD करवाई हुई है यानी कि फिक्स डिपॉजिट, तो वो भी आप आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। बट जब भी आप FD लगाएं तो उसका जो मैच्योरिटी ऑफ टाइम है और अमाउंट है वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो FD है वो 10,000 या 20,000 INR की है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई भी बेनिफिट आपको होगा। बट दूसरी तरफ जो आपकी FD है वो 10 लाख की है या 15 लाख या 20 लाख, एक कहने का मतलब है कि बड़ी अमाउंट की जो FD है वो आपने करवाई हुई है, तो तब आप इसको शो कर सकते हैं कि आपके पास इतनी बड़ी सेविंग आपने बैंक को डिपॉजिट करवाई हुई है। और इसके साथ ही जो मेच्योरिटी ऑफ टाइम है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर जो आपकी FD है वो 5 इयर्स की है और आपको FD करवाए हुए 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं या फिर 4.5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इन पेपर्स को जरूर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाएं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आप लगाते हैं। तो FD को आप अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अटैच कर सकते हैं, जो कि आपकी सेविंग्स या इनकम्स को शो करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को टाइम टू टाइम देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।